नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से संविदा चालकों और परिचालकों को पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान राज्य परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संविदा चालकों और परिचालकों के मानदेय में क्रमशः 10 पैसे और 7 पैसे की प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में संविदा चालकों परिचालकों को 2 रुपए 18 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलोमीटर अर्थात 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। अन्य क्षेत्रों के संविदा चालक परिचालक के मानदेय 7 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को 2 वर्ष की निरंतर सेवा और परिचालकों को 4 वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। शामली जिले के थाना भवन और बाबरी पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर समयदीन उर्फ सामा को मुठभेड़ में मार गिराया है। सामा लंबे समय से फरार था और उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार सामा कई संगीन अपराधों में वांछित था और वह कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह ने मीडिया को बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाना भवन क्षेत्र के पास घेराबंदी की। सुबह करीब 4:30 पर जब पुलिस टीम ने सामा को रुकने का इशारा किया, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सामा मौके पर ही ढेर हो गया। मुठभेड़ में एक एसओबी को भी गोली लगी है, जिसको इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उनमें 9 mm पिस्टल, 32 बोर पिस्टल, 315 बोर तमंचा और दर्जनों जिंदा कारतूस शामिल हैं। सामा के खिलाफ कुल 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या और हत्या का प्रयास, लूट और डकैती, अवैध हथियार रखना शामिल है। सामा एक गैंग चलाता था और कई अपराधों को अंजाम देने के बाद लंबे समय से फरार चल रहा था। फिलहाल सामा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना के बाद इलाके में राहत की खबर है, क्योंकि सामा के आतंक के साथ लोग काफी लंबे समय से परेशान थे। लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर कराए जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहां से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से 2 पिस्टल भी, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी ये हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदीन सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांदा जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहां से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहाँ पे एक लिबिन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पर लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है, इस पर 50,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया है। कासिमाबाद पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े सक्रिय सदस्य निकत परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। निकत बहादुरगंज नगर पंचायत चेयरमैन रियाज अहमद अंसारी की पत्नी है। पुलिस ने उसे SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले के तहत गिरफ्तार किया है। एएसपी अतुल सोनकर ने बताया कि निकत पर 2023 से 2025 के बीच कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें शामिल है रंगदारी मांगना, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, जान से मारने की धमकी देना, आपराधिक षड्यंत्र, गिरोहबंदी। इनमें से कुछ मामलों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि बाकी मामले कोर्ट में विचाराधीन है। एएसपी सोनकर ने बताया कि जिस मामले में निकत गिरफ्तार हुई है उसमें उसके साथ रियाज और अन्य भी आरोपी हैं। इस प्रकरण में कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद
निकट को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस उसे विशेष अभियान की बड़ी सफलता मान रही है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी दावा किया जा रहा है। कानपुर में सामने आए 1500 करोड़ रुपए के बड़े धोखाधड़ी मामले में अब फिल्म अभिनेता सोनू सूद और मशहूर पहलवान द ग्रेट खली का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि दोनों सेलिब्रिटीज ने मास्टरमाइंड रविंद्रनाथ सोनी की फर्जी कंपनी और योजनाओं का प्रचार किया था। इसी आधार पर कानपुर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि अब तक 700 से ज्यादा लोग इस ठगी का शिकार बन चुके हैं। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला रविंद्रनाथ सोनी पिछले लगभग 7 साल से धोखाधड़ी का जाल बिछा रहा था। उसकी मुख्य कंपनी ब्लू चिप कमर्शियल ब्रोकर 2018 से काम कर रही थी और इसके साथ 16 और कंपनियां जुड़ी हुई थी, जिनमें ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट LLC भी शामिल है। सोनी खुद एक बड़ा निवेशक बताता था और लोगों को रियल एस्टेट, सोने की खान और अन्य प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा रिटर्न देने का लालच देता था और 90% पीड़ित भारत के हैं, जबकि 10% विदेशी निवेशक हैं। घोटाला बड़ा होने पर पुलिस कमिश्नर ने एक विशेष जांच दल बैठाने का निर्णय लिया है, जो सोनी की 16 कंपनियों के वित्तीय लेन देन की जांच करेगा। दुबई से फरार होने के उपरांत उक्त आरोपी को कानपुर नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब तक की जांच में आरोपी के 22 भारतीय बैंक खातों, 8 डिजिटल क्रिप्टो लेन देन और 20 कंपनियों से प्रत्यक्ष संबंध उजागर हुए हैं। ब्लू चिप कंपनी करीब 20 कंपनी इसके द्वारा खोली गई थी और इसने भारी संख्या में लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है और काफ़ी लोग चीट कराए गए, जिसमें इसने काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करा था। ये वहाँ से दुबई से भाग करके ओमान के माध्यम से दिल्ली आया है और जब वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल हो रही थी तो ये पता नहीं चल पा रहा था ये कहाँ है। फाइनली हमारे यहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत था इसके खिलाफ, उसमें हमारी टीम इसको अरेस्ट करने में कामयाब रही। अभी तक इसे जब जांच पड़ताल हो रही है तो इसके इंडियन 22 खातों का पता लग चुका है। इसके 8 क्रिप्टो डिजिटल ट्रांजैक्शन का हमें पता लग चुका है और जो लोग दुबई से यहाँ हमारे पास आ रहे हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, इसमें 700 से ऊपर लोगों को, जो इंडियंस हैं, मलेशियंस है, फ्रेंच है, कैनेडियन है और दुबई के UAE के लोग हैं, उनके द्वारा इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कई जापानीज कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा गया था। अब इसके आगे की जो हमारी जांच पड़ताल है, हम इसको PCR पर ले रहे हैं। हमें और डिटेल चाहिए इसके आधार के से लिंक और इसकी फैमिली के जितने लोगों का पैन कार्ड वगैरह के माध्यम से हमें इसको जो और इंक्वायरी करनी है। PCR पर लेने के बाद इसको देहरादून और दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसमें ये कोऑपरेट करने के लिए इसने कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि इतना इसका पैसा वो कहाँ गया। जैसे पता है कि इसका पैसा आने के बाद ही इमीडिएटली इसने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट कराया था। हमारे पास ऐसे फुटेज भी हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ये वहाँ दुबई में ही अपने ऑफिस के सोफे के अंदर डॉलर्स को पैक कर रहा था। तो ये और वहाँ भी जो है हम प्रयास करते हैं कि वहाँ कांटेक्ट हो जाए तो उसकी प्रीमिसेस हैं जो उनको रेड करा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उससे ये पता लगा है कि इसके ऑफिसेज वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति का नेटवर्क अन्य राज्यों के साथ ही प्रदेश के 28 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। कफ सिरप की अवैध आपूर्ति बांग्लादेश और नेपाल तक किए जाने के तथ्य भी सामने आए हैं। इस गंभीर मामले की जांच अब SIT करेगी। चूंकि ये मामला कई जिलों और अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच के लिए SIT गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है। IG स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में SIT जांच करेगी, जिसमें एक SDA विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। मामले का मुख्य आरोपित वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल दुबई भाग निकला था। DGP का कहना है कि उसका प्रत्यर्पण कराया जाएगा और उसके दुबई भागने के साक्ष्य मिले हैं। ड्रग्स के मामले में हमारी अंतर्राष्ट्रीय संध्या बहुत सख्त है। मुख्य प्रमुख सचिव गृह ने यह भी साफ कहा है कि कोल्ड सिरप से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। DGP ने यह भी बताया कि कफ सिरप मामले में अब तक 28 जिलों में 128 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कफ सिरप की 3.5 लाख बोतलें बरामद हुई हैं।
उत्तर प्रदेश के जनपद शामली पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2,52,60,000 रुपए की कीमत की 1 किलो 263 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि शामली जिले में थाना जिंजाना पुलिस ने गांव अगड़ीपुर वाले मार्ग पर बंद पड़े एक क्रैशर से मादक पदार्थ तस्कर सरफराज उर्फ धोला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 1 किलो 263 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,52,60,000 रुपए है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वे अपने साथी साबिर निवासी इसोपुर खुरगाना थाना कैराना के साथ बरेली गया था, जहां से उसने वो एक व्यक्ति से स्मैक खरीदी और स्मैक को वे आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर मोटी रकम पर कमाते थे। और पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 50 पाउच पन्नी और एक बैग भी बरामद किया है। पुलिस अब पकड़े गए तस्कर से उसके मादक पदार्थ कारोबार के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। इस मौके पर चिंजाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना भी मौजूद रहे। जैसा आप सबको मालूम है कि पूरे सहारनपुर परिक्षेत्र में डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ मादक पदार्थ के तस्कर हैं, उन पे बहुत ही मैसिव हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य हमारे एएसपी साहब, हमारे सीओ कैराना, उनकी टीम जिजाना एसएचओ ने मिल करके बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त की। इसमें विगत रात्रि में एक व्यक्ति सरफराज नाम का है, जो मूलतः घाटमपुर थाना गंगोह का रहने वाला है, नकुड़ का, जनपद सहारनपुर में। वो लगभग 1 केजी 263 ग्राम स्मैक लेके हमारे यहाँ सप्लाई करने आ रहा था और तभी हमारे थाना जिजाना की टीम अगड़ीपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिए। पूरे जो बरामद स्मैक है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो लगभग 2,52,60,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ है, पारदर्शी पन्नी है, एक पिट्ठू बैग है। ये बहुत बड़ा सप्लायर है। इससे इंट्रोगेट किया गया, जानकारी हुई कि ये व्यक्ति बरेली में कोई एक गुड्डू झंडू है, वो सप्लाई करता है और जाके वहाँ पे जो झुमकी वाला पुल है, चौराहा है, उसके पास इसको ला के दे देते हैं और ये ला करके यहाँ सप्लाई करता है। ये तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे यहाँ कैराना का एक साबिर नाम का व्यक्ति, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो सप्लाई ले करके लोकल यहाँ लोगों को बेचता रहता है। ये इस तरह से जो मुख्य अभियुक्त था, जो सप्लायर था हमारा, जो नकुड़ सहारनपुर का, वो गिरफ्तार हुआ है। और जो गुड्डू है, उस झंडू है, उसे हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे और जो नेक्सस है बरेली से आता है उसको हम लोग तोड़ेंगे। विमानों के निरस्तीकरण से यात्रियों की परेशानियां बनी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि जगहों की 26 उड़ानें निरस्त रही, जिससे 8,000 से अधिक यात्री, उनके परिजनों को असुविधाएं हुई। 410 यात्रियों ने टिकट कैंसिल करवाए। वहीं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर छठे दिन भी विमानों से होने वाली दुश्वारियों का बोलबाला देखने को मिला। इंडिगो की उड़ानें निरस्त हुई। 150 के आसपास विमान पिछले कुछ दिनों से निरस्त हो चुके हैं। इससे करीब 1 लाख यात्री, उनके परिजन आदि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निरस्त होने वाले विमानों में दिल्ली की 5, बेंगलुरु की 4, मुंबई की 3, कोलकाता की 2, अहमदाबाद, हैदराबाद की 2, पुणे की 1 और चंडीगढ़ की 1 उड़ान प्रमुख रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर को मंडलीय समीक्षा बैठक के लिए बरेली का दौरा करेंगे। मुरादाबाद जाने के दौरान उन्होंने सोमवार को बरेली एयरपोर्ट पर चेंज ओवर किया और एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मौजूद जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर को लेकर कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता यह देखें कि एसआईआर का फॉर्म भरने से कोई पात्र मतदाता बच न जाए और 11 दिसंबर तक घर घर संपर्क कर एसआईआर का फॉर्म पात्र मतदाताओं से भरवाएं। कहीं कोई दिक्कत आए तो एसआईआर के काम में लगे अफसरों से बातचीत कर उसका समाधान कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संभव प्रयास यह करें कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को जरूर मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर को बरेली का दौरा करेंगे। वे शहर में मंडलीय समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति जानेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर अफसरों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।